जय हिंद दोस्तों। लेक्चर 2 आज हम बना रहे हैं इकोनॉमिक्स बीए फर्स्ट सेमेस्टर। आज हम लोग यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है डिमांड एंड सप्लाई उस पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे यूनिट फर्स्ट होना चाहिए, ये सेकंड हो गया था। अब यूनिट हमारी फर्स्ट ही चल रही है, लेक्चर 2 है ये, ठीक है ना। बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स। जो डिमांड और सप्लाई है ये हमारे इकोनॉमिक्स की कोर एरिया है। अगर हम डिमांड और सप्लाई को अच्छे से समझ लेते हैं तो इकोनॉमिक्स को समझने में भविष्य में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह इसी का लिंकअप रहता है कि हमारी इकोनॉमिक्स क्या है। जैसे हम लोगों ने कल इकोनॉमिक्स के बारे में समझा था डिटेल में, उसकी डिफिनीशन को, उसी क्रम में डिमांड और सप्लाई इकोनॉमिक्स का आधार है। कोई भी रूल फॉलो होता है तो डिमांड और सप्लाई वहाँ पे ज़रूर आ जाता है। इसको हिंदी में मांग और पूर्ति हम बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मांग को समझेंगे, डिमांड को समझेंगे क्या होती है, फिर हम आगे सप्लाई को समझेंगे। अगर टाइम बचेगा तो हम लोग सप्लाई को आज ही देखेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम लोग आराम से विस्तार से डिमांड को समझने का प्रयास करेंगे कि डिमांड हमारी क्या होती है, व्हाट इज अ डिमांड। तो हमने देखो पहले इसकी एक डिफिनेशन छोटी सी लिखी है, आप लोग इसको देख लीजिए क्या समझ में आ रही है। तो ये है कि एक निश्चित समय में यानी किसी फिक्स समय में किसी वस्तु के निश्चित मूल्य पर उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा मांग कहलाती है, यानी डिमांड कहलाती है। क्या इसका मतलब हुआ? जैसे कोई पर्टिकुलर समय, जैसे मतलब सुबह का समय है, मॉर्निंग टाइम में। अब मॉर्निंग टाइम में हमको चाय पीना है, तो चाय की, अब चूँकि मॉर्निंग में हम चाय ही पियेंगे ना, मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी भी पी सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं बोलेंगे ना कि नहीं सुबह हमको खाना खाना है, बिल्कुल सुबह चाय ही पियेंगे। तो ये यानी कि किसी विशेष समय पे उपभोक्ता की जो डिमांड होती है, डिमांड ना कहें, उपभोक्ता की जो आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति के लिए जिस वस्तु को हम मांगते हैं वही हमारी कहलाती है डिमांड। यानी कि डिमांड हमारी क्या है? उपभोक्ता की आवश्यकता पूर्ति हेतु आवश्यकताओं की मात्रा जो किसी विशेष समय में मांगी जाती है उसे हम डिमांड बोलते हैं, यानी मांग बोलते हैं। मांगी गई मात्रा को हम मांग कहते हैं, ठीक है ना। मांग का नियम, अगर हम इससे कहें कि अच्छा क्या नियम है इसका। अब नियम का मतलब क्या होता है? नियम का मतलब होता है कि एक साइंटिफिक प्रूफ कि ऐसा हम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। काज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव, यानी कि ये हम करेंगे तो इसका प्रभाव हमारा ये पड़ेगा। तो जैसे हमने क्या लिखा है, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में कमी उस वस्तु की मांग में वृद्धि करता है। वस्तु की कीमत में कमी उस वस्तु की मांग में वृद्धि करता है, यही हमारा नियम है, लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि कोई वस्तु है, अगर उसके प्राइस को हम कम कर देते हैं, प्राइस को कम कर देते हैं तो डिमांड जो है उसकी बढ़ जाएगी। या इसके हम उल्टा बोले, यदि हम प्राइस को बढ़ा देते हैं तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी। ये नियम है, ये फिक्स है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, या प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। कैसे? इसको हम और एग्जैक्ट करते हैं, क्लियर करते हैं। जैसे अभी मान लो एक समोसा 10 रुपये का मिल रहा है, तो आप कहोगे एक समोसा खा लेते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक समोसे की डिमांड है। अभी एक समोसा 20 रुपये का हो तो हम लोग को बोलेंगे एक समोसा हमारे लिए ज़्यादा है, तो बोलेंगे यार आधा आधा समोसा खा लेते हैं। लेकिन अभी यही एक समोसा 5 रुपये का हो तो हम लोग सोचेंगे कि 2 समोसे खा लेते हैं। देखो, जहाँ समोसा सस्ता हुआ उसकी मात्रा बढ़ गई, यानी डिमांड उसकी बढ़ गई। समोसा महंगा हुआ उसकी मात्रा हमारी कम हो गई।
तो इसीलिए नियम बन गया कि जब हम कीमत बढ़ती है तो मांग हमारी कम हो जाती है। ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं मांग का नियम, कि कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है और कीमत जब कम होती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मांग के निर्धारक तत्व क्या हैं? मांग कौन निर्धारित करता है, कैसे निर्धारित होती है? तो सिंपल ये व्यवहारिक बात है। सोचो, देखो इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है ये सब हमारा व्यवहार जो हम करते हैं, इसलिए इसको पढ़ने के लिए समझना जरूरी होता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो मांग कैसे निर्धारित होती है? जाहिर सी बात है कि अभी हमने कहा वस्तु को मांगना मांग कहलाता है, डिमांड कहलाता है। हमारी जैसे आवश्यकता पूर्ति, जैसे हमको भूख लगी है तो हम बिस्किट खा लिए, समोसा खा लिए, फल खा लिए, एप्पल खा लिए, खाना खा लिए, तो हमारी भूख शांत हो गई, वही हमारी मांग है। या हमको कहीं जाना है तो हम मोटरसाइकिल ले लिए, तो मोटरसाइकिल की हमको मांग डिमांड है। तो हमारी आवश्यकताओं को जो फुलफिल करता है वही हम मांग है, यानी मांगते हैं वस्तु को। तो किससे फिक्स होती है? सबसे पहला हमारी इनकम, जो हमने यहाँ लिख दिया है इनकम फंक्शन में, और फिर उसकी कीमत, प्राइस। जैसे हमारी इनकम 10,000 पर मंथ है, ठीक है ना, और हम सोच रहे हैं हमको आने जाने के लिए बाइक लेना है, तो हम क्या सोचें कोई सेकेंड हैंड बाइक मिल जाए ले लेते हैं आने जाने के लिए। लेकिन ये तो नहीं कहेंगे ना कि हमको R15 चाहिए, अपाचे चाहिए या KTM चाहिए। क्यों? उसके लिए हम इनकम ज़्यादा चाहिए। तो इनकम ज़्यादा होगी तो हम उसकी डिमांड फिर करेंगे। जैसे हमारी इनकम 50,000 हो गई तो हम कहेंगे उसी अनुसार हम फिर बाइक चेंज करेंगे। साथ में प्राइस भी। अब मान लो किसी बाइक की कीमत 3 लाख रुपए है और हमारी इनकम तो 50,000 पहुंच गई है, लेकिन हम अब भी नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। टाइम। अब टाइम का मतलब क्या है? जैसे सुबह का समय है और ठंडी का मौसम है, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे ना कि चलो कोल्ड कॉफ़ी पीते, तो बोलेंगे नहीं चाय पीते हैं। तो टाइम यानी कि टाइम के अनुसार डिमांड। या जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात का मौसम अगर चल रहा है तो हमको क्या छाते की आवश्यकता पड़ेगी, तो छाते की हम डिमांड करेंगे। अब भले ही छाता क्या हो, महंगा हो, लेकिन हम उसको खरीदेंगे, क्योंकि बारिश अगर हो रही है तो हमें छाते की आवश्यकता पड़ेगी। तो टाइम यानी एक टाइम फैक्टर हो गया, प्राइस हो गया, समय ही, मौसम, अन्य वस्तुओं की कीमत। अब अन्य वस्तुओं की कीमत क्या? जैसे अगर कॉफ़ी है, मान लो आप किसी होटल पे गए, अब आपको कुछ सोच रहे हो कॉफ़ी या चाय पिया जाए, आपने पूछा कॉफ़ी कितने की है, उसने कहा 10 रुपये की है। चाय कितने की है? 10 रुपये की। आपने कहा चलो सर कॉफ़ी पी लेते हैं। लेकिन उसने कहा कॉफ़ी 20 रुपये की है, तो सोचोगे नहीं चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी में ज़्यादा रुपया लग जाएगा। तो ये अन्य वस्तुओं की कीमत से भी प्रभाव पड़ता है किसी वस्तु को मांगने में। तो ये हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है। शायद क्लियर हो गया होगा आई थिंक। फिर आपका आता है डिमांड कर्व। अब कर्व क्या है? एक प्लॉट हम करते हैं फिगर के रूप में कि हमारी डिमांड क्या है, उसी को हम डिमांड कर्व बोलते हैं। इसको बनाते कैसे हैं देख लो। अगर मैथ का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आप लोग तुरंत इसको समझ जाओगे, अन्यथा समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ये एक्स एक्सेस हमने बना दिया और वाई एक्सेस बना दिया। एक पे हमने ले लेते हैं क्वांटिटी यानी कि वस्तु की मात्रा, एक तरफ हम ले लेते हैं प्राइस। अब मान लो कोई प्राइस है हमारा, इस प्राइस पे हम वस्तु की कुछ मात्रा मांगते हैं। मान लो ये प्राइस हमारा है P। अब P प्राइस पे हम Q1 वस्तु मांगते हैं, यानी कि ऐसे हमने मिला दिया है ना ये मात्रा। अब प्राइस हमारा कम हुआ, यानी नीचे नीचे करेंगे ये 0 है, ऊपर जाएंगे तो प्राइस बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो प्राइस कम होगा। अब मान लो प्राइस कम हुआ, तो प्राइस कम हुआ तो मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि ये हम मांग रहे हैं। फिर प्राइस कम हुआ तो मात्रा हम ये मांग रहे हैं। तो इसको मिलाने पर जो ग्राफ बनता है उसी को हम बोलते हैं मांग वक्र। जैसे हमने यहाँ पे देखो बनाया है, पहले हमारा P1 प्राइस है तो क्वांटिटी हमारी Q1 है, फिर हमारा P है तो Q है, P2 है तो Q2 है। इसको मिलाने पे हमारा जो कर्व बन रहा है उसी को हम बोलते हैं डिमांड कर्व। संबंधित वस्तु की कीमत
प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। अगर रिलेटेड कमोडिटीज़ की जो प्राइस है उसके आधार पर हमारा डिमांड कर्व कैसा बनेगा उसके संबंध में बताया गया है। तो पहला जैसे लिया गया है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? स्थानापन्न वस्तुएं जिनका हम एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग कर सकें। जैसे हम रोज़ चाय पीते हैं, अगर हमको किसी दिन चाय नहीं मिली, कॉफ़ी मिल गई, तब भी हम पी लेंगे, चलो ठीक कोई बात नहीं, लगभग लगभग बात वही है, कॉफ़ी पी लिए हैं। लेकिन अगर हम पर डे चाय पीते हैं और हमसे कहा जाए नहीं आप आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो वो बात नहीं रहेगी। यानी कि चाय का सब्स्टिट्यूट कोल्ड ड्रिंक नहीं है, चाय की जगह हम कॉफ़ी पी सकते हैं, वो हमारा सब्स्टिट्यूट माना जाएगा। यानी एक वस्तु का दूसरे की जगह उपयोग करना, तो ऐसी वस्तुएं सब्स्टिट्यूट यानी स्थानापन्न कहलाती हैं। जैसे आप रोज़ स्प्लेंडर प्लस आपके पास बाइक है, उससे जाते हो, अगले दिन आपको दूसरी बाइक मिल गई, HF डिलक्स मिल गई, आप उससे चले गए, तो ये एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट हैं। लेकिन कहोगे नहीं हम साइकिल से नहीं जाएंगे ना, तो साइकिल उसका सब्स्टिट्यूट नहीं मानी जाएगी। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है सब्स्टिट्यूट कहलाती हैं। क्लियर? अगर किसी को डाउट रहा करे तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया करिए, थोड़ा हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो हम बताने का उसे प्रयास करेंगे। तो ग्राफ देखो, जैसे चाय है और चाय और इधर कॉफ़ी, तो इधर कॉफ़ी की कीमत ली गई है, इधर चाय की मात्रा। अब देखो इसमें ग्राफ में देखो कि कॉफ़ी की हम प्राइस बढ़ा रहे हैं। अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ेगी यानी काफ़ी महंगी होती जाएगी, तो लोग होटल पे जाएंगे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, लोग अगर होटल पे जाएंगे तो चाय पीना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी वहाँ पे महंगी होती जा रही है। तो देखो पी महंगा हुआ तो एक क्वांटिटी ये है, प्राइस कॉफ़ी की बढ़ी, चाय की मात्रा बढ़ गई, कॉफ़ी की प्राइस बढ़ी, इसकी चाय की मात्रा बढ़ गई, तो देखो हमारा ऐसा क्या है, ग्राफ बन गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारा ग्राफ ये बन गया किसका? स्थानापन्न वस्तुओं का डिमांड वक्र। अब देखो ये जो डिमांड वक्र है, ये इधर प्राइस बढ़ रहा है, वस्तु की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी क्या हो रही, बढ़ रही है। जब दोनों बढ़ते हैं तो ऐसे रिलेशन को हम धनात्मक बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया धनात्मक ढाल का कर्व। बात क्लियर हुई ना? पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं उन वस्तुओं को बोलते हैं जिनको एक दूसरे के स्थान पे हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसको हम क्लियर करें तो हमने जो ग्राफ बनाया है मक्खन और डबल रोटी, यानी कि डबल रोटी मक्खन को हम एक साथ खाते हैं ना, या पेट्रोल और कार, पेट्रोल और कार, कार है तो पेट्रोल पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इनको अलग अलग यूज नहीं कर सकते हैं। कार है तो पेट्रोल हमको चाहिए ही चाहिए, अगर पेट्रोल है तो हमको कार चाहिए, तभी हम यूज कर पाएंगे। हाँ, पेट्रोल है तो मोटरसाइकिल कह सकते हैं, लेकिन ये समझने की बात है कि पूरक वस्तुएं हम उन्हें बोलते हैं जिनको हम एक साथ यूज करते हैं, अलग अलग उनका कोई वजूद नहीं, यूज हम ज़्यादा नहीं करते हैं, किसी न किसी से उनका कम्बिनेशन हमको चाहिए। तो पूरक वस्तुओं में क्या होता है कि जैसे एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग नहीं बढ़ जाती। जैसे यहाँ देखो डबल रोटी यहाँ पे है, डबल रोटी ये देखो है कि प्राइस पे इतनी हमारी मक्खन की डिमांड है और डबल रोटी की मांग। अब डबल रोटी का प्राइस कम हो गया, देखो कम हुआ, तो मक्खन की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि डबल रोटी सस्ती हो गई ना, हम ज़्यादा खरीदेंगे, ऑटोमेटिक मक्खन खरीदा जाएगा। लेकिन अगर डबल रोटी का प्राइस बढ़ता है तो मक्खन की मात्रा कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हम लोग डबल रोटी कम खरीदेंगे। तो ऐसी वस्तुएं हमारी पूरक वस्तुएं कहलाती हैं, और इनका जो वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। क्यों? क्योंकि मक्खन का प्राइस बढ़ने पर, ध्यान दो, मक्खन है डबल रोटी, डबल रोटी महंगी होने पर मक्खन का डिमांड जो है कम हो जाता है।
अब डिमांड कम होने का तात्पर्य क्या है? डिमांड कम होने का तात्पर्य कि उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो जैसे मात्रा कम हुई और प्राइस बढ़ा, उल्टा रिलेशन हो गया ना, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड ओ क्वांटिटी कम हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक संबंध, नेगेटिव स्लोप। देखो ये हमारा है नेगेटिव स्लोप। क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि हमारी पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। अब थोड़ा हम देख लेते हैं जो कर्व होते हैं, ये एक सिलेबस में आपका एक ये भी पॉइंट है कि शिफ्ट ऑफ डिमांड वर्सेस मूवमेंट और अलोंग अ डिमांड कर्व। अब हमने डिमांड कर्व देखा तो उसमें ये शिफ्ट करते रहते हैं इधर से उधर, उसके बारे में एक पॉइंट है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इस कर्व के बारे में। तो देखो जो डिमांड कर्व में विस्तार और संकुचन, वृद्धि, कमी कई तरीके से होती है। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड का विस्तार, मांग का विस्तार। तो मांग में विस्तार कब होगा? जैसे अब मांग में विस्तार का मतलब कि अगर हम कोई विशेष वस्तु इतने पे मांग रहे हैं तो उसकी वस्तु की कम, उसकी कीमत कम होने पर उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे मांग में वृद्धि बोलते हैं। यानी कि कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि को हम मांग का विस्तार बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ऐसे मांग का संकुचन क्या है? कीमत में वृद्धि हो गई, अब कीमत में वृद्धि होगी तो वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी, उसी को हम बोलते हैं मांग का संकुचन। सिंपल सी बात है, जैसे भी आप मार्केट गए हो कोई सामान खरीदने और सब्जी में गए, आपने आलू देखा 10 रुपये किलो है, तो आपने कहा 10 किलो दे दो। अगर उसने कहा नहीं आलू 15 रुपये किलो है, तो बोलोगे 10 किलो ना दो, हमको 7 kg दे दो, उसी में हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन मार्केट पहुँचे, आलू आपको क्या रेट मिल गया? 5 रुपये किलो मिल गया, तो बोलोगे 20 किलो भर दो सीधे। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस जैसे कम हुआ, आलू की मात्रा आपने ज़्यादा खरीद ली, और प्राइस महंगा हुआ, आलू की मात्रा कम हो गई। बस सिंपल सी वही बात है। तो मांग का संकुचन कब होगा? यानी कि जब हम आलू कम खरीदेंगे, यानी कि प्राइस महंगा हो गया है, और मांग में वृद्धि यानी कि प्राइस कम हो गया है। बस सिर्फ दिमाग में सोचना है, इकोनॉमिक्स ऑटोमेटिक समझ में आपको आती जाएगी, नहीं तो फिर बहुत कठिन लगेगी। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि या कमी, वो विस्तार संकुचन देखे थे। तो मांग में वृद्धि या कमी हम उसे बोलते हैं जब कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, अन्य किसी कारण डिमांड बढ़ जाए। देखो प्राइस हमारा फिक्स है, हम यहाँ पे क्यों वस्तु की मांग कर रहे थे, अब जो हम यहाँ पे है क्यों क्यों वस्तु की मांग करने लगे, यहाँ से हम यहाँ पे आ गए और प्राइस हमारा सेम है। तो यहाँ डिमांड बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो कारण होता है आय, हमारी आय बढ़ गई तो हम क्या करेंगे? अब जैसे हमारे पास 100 रुपये ही हैं, तो हम आलू खरीदने जाएंगे तो 10 रुपये में है तो बोलेंगे 10 kg दे दो। लेकिन यदि हमारे पास 200 रुपये आय हमारी बढ़ गई, अगर आलू का रेट बढ़ गया 15 रुपये किलो हो गया, तब भी बोलेंगे 10 किलो दे दो, 150 का ही तो बनेगा, 50 हमारे अब भी बच जाएंगे। तो आय बढ़ने पे भी डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा मौसम होता है, अब से बरसात का मौसम है तो छाते की डिमांड बढ़ जाएगी ना, तो छाता अगर महंगा होगा लोग तब भी खरीदेंगे। या प्राइस फिक्स है, उसके पास पैसा नहीं है लेकिन छाते की डिमांड बढ़ गई, तो ये भी हमारा मांग में वृद्धि या कमी है। अब एक आप में नाम दिया है मार्केट डिमांड, क्या होता है? क्या मार्केट डिमांड? ये सिलेबस में दिया है बाजार मांग। सिंपल, बाजार कैसे बनती है? लोगों से बनती है। वहाँ राम श्याम घनश्याम सभी लोग जाते हैं, तो जो राम श्याम घनश्याम के डिमांड कर्व है उन सबको मिला दो, हमारा बन जाएगा बाजार मांग, यानी मार्केट डिमांड कर्व। हमने लिखा भी है, सभी लोगों के व्यक्तिगत मांग के समूह मांग को बाजार मांग कहता है। यानी कि जो अलग अलग व्यक्ति के डिमांड कर्व हैं कि कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, इन सबको मिक्स कर दो तो वो जो हमारा कर्व बनेगा उसी को हम बोलते हैं क्या? बाजार मांग वक्र। जैसे हम इसको और क्लियर कर देते हैं आपको, जैसे मान लो ये जो डिमांड कर्व है ये राम का है, ये जो डिमांड कर्व है मोहन का है,
तो राम और मोहन के डिमांड कर्व को मिला दो, जो बड़ा सा बन जाएगा ये मार्केट डिमांड कर्व हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा है डिमांड कर्व। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मांग पर आय का प्रभाव। अभी हम लोगों ने जो डिमांड देखी कि डिमांड बढ़ती है या घटती है, तो उसकी कीमत के अनुसार देख रहे थे। किसके अनुसार देख रहे थे? कीमत के आधार पर, कि कीमत कम होती है तब क्या प्रभाव पड़ता है, कीमत अधिक होती है तब क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने देखा कीमत कम होने पर क्या होता है, कीमत जैसे कम हुई मांग हमारी क्या हुई, बढ़ गई, और कीमत में वृद्धि हुई तो मांग हमारी कम हो गई। अब हम देख रहे हैं आय का प्रभाव, हमारी इनकम का प्रभाव। तो देखो ये ग्राफ मैंने बना दिया, ये ग्राफ समझ लो, इकोनॉमिक्स समझ में आ गई, बहुत ईजी होती है। सिंपल सी बात, जैसे हमारी इनकम वाई है, हमने ग्राफ बनाया है, तो हम क्यू मात्रा खरीद रहे हैं। हमारी जैसे इनकम y1 हो गई, हम सीधे Q1 मात्रा खरीदने लगे। जैसे हमारी इनकम y2 हुई, हम Q2 मात्रा खरीदने लगे। यानी कि हमारी इनकम बढ़ती जा रही है और वस्तु की मात्रा परचेस करना की क्षमता हमारी बढ़ती जा रही है। तो काम खत्म। यानी कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी और हमारी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। लेकिन कैसी वस्तु की मात्रा? जो सामान्य वस्तुएं हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो मतलब हमारे काम की हैं, हम अपने इनकम के अनुसार उस पर एक्सपेंड करेंगे ना पैसा। तो ऐसा देखो, ये जो कर्व अगर बना है, तो क्या कौन सा कर्व बोलेंगे? ये हमारा है धनात्मक कर्व। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ने पर वस्तु की मांग जो है बढ़ जा रही है। क्या हो जा रहा है? वस्तु की मांग बढ़ जा रही है। देखो ये इनकम बढ़ रही है, वस्तु की डिमांड बढ़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं धनात्मक कर्व। अगर कर्व ऐसे बना तो ऑटोमेटिक धनात्मक होगा, और अगर कर्व नीचे की ओर बना तो हमारा ऋणात्मक होगा। जैसे यहाँ देखो, हमारी इनकम वाई थी, ध्यान से देखो, तो हम वस्तु की देखो कितनी ज़्यादा मात्रा मांग कर रहे थे। जैसे हमारी इनकम बढ़ी, हमने वस्तु की मात्रा कम कर दी, और हमारी इनकम बढ़ी, हमने वस्तु की मात्रा और कम कर दी। तो ऐसी वस्तुओं को निकृष्ट या घटिया वस्तुओं या इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। अब यहाँ घटिया निकृष्ट पे मत जाओ कि वो खराब सिगरेट पीने वाली, सिगरेट पीने से यहाँ मतलब नहीं घटिया खराब। निकृष्ट वस्तु से तात्पर्य जो हम नहीं खरीद रहे हैं। जैसे हम सिंपल छोटा सा उदाहरण लें, तो जैसे हम कहते हैं मोटे अनाज होते हैं ना, जब हम गरीब होते हैं तो मोटा चावल भी खा लेते हैं, आटा खा लेते हैं। जब हम अमीर हो जाते हैं तो बोलते हैं नहीं, पतला चावल खाएंगे। तो जो मोटा चावल है, ये उस अमीर व्यक्ति के लिए क्या हो गया, निकृष्ट वस्तु हो गई। यानी जैसे जैसे व्यक्ति के पास पैसा आता जाता है, वो मोटा चावल, बाजरा, है ना, ये सब कम खाता है, फिर पैकिंग वाली चीज़ें खाता है, महंगी महंगी चीज़ें खाता है। तो बस सिंपल ये समझो कि जब आय उसकी कम थी तो मोटा अनाज खा रहा था, उसकी हल्का आय बढ़ी तो हल्का पतला खाने लगा, और आय बढ़ी बिल्कुल पतला खाने लगा। तो ये सिस्टम है। यानी कि उनको जो वस्तु इनकम बढ़ने के साथ में उसकी मात्रा बढ़े ना, घटने लगे, तो ऐसी वस्तु को हम बोलते हैं निकृष्ट वस्तु। क्लियर है ना। तो ये जो हमारा संबंध है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन या ऋणात्मक, और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन या धनात्मक। अगर यहाँ पे ना समझ में आया तो हम फिर आपको बता रहे हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं, बस इतना मतलब है कि जैसे हमारी आय बढ़ रही है, हमारी आय बढ़ गई। मान लो हम पहले 100 रुपये कमाते थे, अब 200 रुपये कमाते, इनकम बढ़ी है ना हमारी। तो इनकम बढ़ने पर अब मान लो पहले हम 10 kg चावल खरीदते थे, और अब हम 20 kg चावल खरीद रहे हैं, तो इसको सामान्य वस्तु माना जाएगा। यानी कि यहाँ पे संबंध क्या, धनात्मक है, दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। लेकिन समस्या कब आएगी? अब जैसे मान लो हमारी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, पहले हम 10 kg चावल खरीदते थे, अब हम 5 kg चावल खरीदते हैं। जो पहले खरीदते हैं, नहीं पहले मान लो मोटा चावल हम खरीदते थे, क्योंकि चावल तो लोग खाएंगे ही, 10 kg, अब हम 5 kg मोटा खरीदते हैं,
और 5 kg अपने लिए अलग से खरीदते हैं पतला वाला, ये मेहमानों के लिए खरीद ली, या ये मेहमानों के लिए खरीद लिए। तो यहाँ पे जो मोटा चावल है पहले 10 से कम हो गया, 5 ही बचा, जबकि इनकम हमारी बढ़ी, तो रिलेशन उल्टा हो गया ना, इसी को बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मतलब उल्टा रिलेशन। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये हमारे सामान्य वस्तु पॉजिटिव वस्तु का रिलेशन है। अच्छा, यहाँ पे हमारे गिफिन गुड्स आती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, यहीं पे लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स जो हमारे होती हैं फिर निकृष्ट वस्तुएं होती हैं जहाँ पर डिमांड ऑफ ला फॉलो नहीं होता है। अब डिमांड ऑफ ला फॉलो नहीं होने का मतलब क्या है कि डिमांड ऑफ ला क्या कहता है कि जैसे ही प्राइस में कमी आएगी, कीमत कम होगी, डिमांड हमारी बढ़ जाएगी वस्तु की। जैसे मान लो हम आलू की बात करते हैं, तो आलू जैसे सस्ता होगा यानी प्राइस कम होगा, आलू की डिमांड यानी मात्रा बढ़ जाएगी। गिफिन गुड्स में क्या होता है, इसका उल्टा होता है कि प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड भी कम हो जाए बस। यहाँ घटिया वस्तु ही अधिकांश गिफिन गुड्स होती हैं क्योंकि उन्हीं का प्राइस कम होने पर उनकी डिमांड कम होती है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमेशा कोई भी वस्तु जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करेगी गिफिन गुड्स कहलाएगी। अधिकांशतः निकृष्ट घटिया वस्तुएं जो होती हैं वही गिफिन गुड्स के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे सामान्य जो नियम है डिमांड ऑफ लॉ का फॉलो वो नहीं हो पाता है। क्लियर ना, एक बार हम फिर बोल दे रहे हैं। गिफिन गुड्स में वह गुड्स आते हैं जो मांग के नियम का पालन नहीं करते हैं। मांग के नियम का पालन नहीं करते हैं, नहीं, ठीक है ना। मतलब जो मांग का नियम है, मांग का नियम क्या है, मांग का नियम हमारा है प्राइस कम होने पर, प्राइस कम होने पर वस्तु की मात्रा क्वांटिटी बढ़ जाती है जो वस्तु जो उपभोक्ता मांग करता है। लेकिन गिफिन गुड्स में ऐसा नहीं होता है बस। हाँ, अधिकांशतः निकृष्ट वस्तुएं ही गिफिन होती हैं, तो निकृष्ट वस्तु गिफिन में आ जाएगी, लेकिन ये हमेशा 100% नहीं होता है। कभी कभी अन्य कारण से भी क्वांटिटी कम हो जाती है तो गिफिन गुड्स में आ जाएगी। लेकिन हमेशा ये कहना कि वही होती है ये गलत होगा, ठीक है ना। निकृष्ट वस्तुएं क्या है कि हमारी इनकम बढ़े, हमारी इनकम बढ़े और वस्तु की मात्रा ना बढ़े, कम रह जाए, तब बोलते हैं। कि फिर में क्या प्राइस वगैरह भी देखते हैं, सारी चीज़ों के लिए देखते हैं जो मांग के नियम का पालन नहीं करती हैं। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन हमें सोचना तो मिलनी चाहिए ना कि क्या नहीं समझ में आया। अब इन सब के साथ में एक एंजल कर्व एग्जाम में हमारे पूछ लिया जाता है और हमको मालूम भी होना चाहिए क्योंकि यहीं से हमारी एग्जैक्ट क्लियरिटी बढ़ेगी मांग के बारे में। तो एंजल कर्व क्या है, जर्मन एक अर्थशास्त्री थे एंजल, उन्होंने दिया था। ये मांग पर आय के प्रभाव को बताता है, ठीक है ना। कैसे बताता है, कर्व के माध्यम से बताया गया है, हम लोग देख लेते हैं। तो इन्होंने सिर्फ क्या कहा, आय को बताया। किसके बारे में बताया, आय। आय यदि हमारी बढ़ती है तब क्या होता है। तो इन्होंने इसकी 3 कैटेगरी बनाई, ए वस्तु, बी वस्तु, सी वस्तु। ए वस्तुओं में इन्होंने किसको रखा, अनिवार्य वस्तुओं, देखो ऊपर बताया ये। ए में कौन सी है, अनिवार्य वस्तुएं। बी में कौन सी है, निकृष्ट वस्तुएं। सी में कौन सी है, विलासिता वस्तुएं। यानी कि ये हमारी जो हैं अनिवार्य हैं, ये हमारी निकृष्ट हैं और ये हमारी जो है विलासिता की वस्तु हैं। तो जैसे ये देखो समय के साथ आय में वृद्धि, यानी कि हमारी आय में वृद्धि हो रही है और अनिवार्य वस्तुओं पे हमारा व्यय भी बढ़ रहा है। एक समय के बाद में अनिवार्य वस्तुओं पर व्यय जो हमारा है कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि हमारी आगे आय बढ़ने के बाद भी अनिवार्य वस्तुएं हम नहीं खरीदते। जैसे अब मान लो हमारे पास 10 रुपये हैं, तो हमने क्या कि एक समोसा खा लिया, लेकिन हमारी इच्छा थी 2 समोसा खाने क्योंकि भूख लगी थी, लेकिन पैसा नहीं, एक खाए। हमारे पास 20 रुपया हुआ, हमने 2 समोसा खा लिया।
हमारे पास 30 रुपया हुआ, 3 समोसा खा लिए। लेकिन अब आगे हम समोसा खाने की इच्छा हमारी नहीं होगी क्योंकि हमारा पेट भर गया होगा। ऐसे ही दाल चावल सब्जी रोटी सबके लिए हम सोच सकते हैं कि एक निश्चित समय के बाद में हमारी इनकम जो बढ़ती है उसकी आवश्यकता फिर नहीं रह जाती। तब क्या सोचते हैं, हमारे पास बाइक होनी चाहिए भौकाली, है ना, 4 व्हीलर हमारे पास एक अच्छी सी होनी चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए। तो वो उन पे हमारा बे बढ़ता चला जाता है। किस पे, ये वो जो वस्तुएं हैं कौन सी, विलासिता की वस्तुएं। तो देखो आय हमारी बढ़ रही है और ये विलासिता की वस्तुओं का कर्व बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ेगी, बढ़िया शानदार घर होना चाहिए, 4 व्हीलर अच्छी अच्छी होनी चाहिए। एक कर्व बनाइए निकृष्ट वस्तुएं। ये देखो अनिवार्य वस्तु हैं, इसका जो कर्व है वो क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। क्या हो गया है, कांस्टेंट ऐसे। लेकिन इसका नीचे गिर रहा है। नीचे क्यों, हमारी आय बढ़ रही है तो सस्ती वस्तुएं हम लाना छोड़ दिए हैं। उसी को हम बोलते हैं निकृष्ट। जैसे हमारे पास कम रुपए थे तो हम पार्ले जी बिस्किट 5 रुपये वाला खा लेते थे। लेकिन हमारी आय बढ़ी तो हम क्या खा रहे हैं, गुड डे खा रहे हैं, पतंजलि के खा रहे हैं, और महंगे महंगे बिस्किट खा रहे हैं। तो ये पार्ले जी आय बढ़ने के बाद में क्या हो गया, निकृष्ट गुड हो गया। अब समझ गए ना निकृष्ट गुड। तो ये हमारा था एंजल वक्र, इन्होंने बताया था। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हम सप्लाई के बारे में बताने वाला चाह रहे थे, लेकिन चूँकि सप्लाई भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे इकोनॉमिक्स का, डिमांड और सप्लाई दोनों, तो हमने आज डिमांड के बारे में चर्चा की। ठीक है ना, अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके।